हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। हमने एक इक्वेशन है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमने पढ़ा था। प्रॉफिट जो भी इनकम होता है या उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। इनकम जो भी होता है, प्रॉफिट उसमें से जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनकम से जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट। ठीक है। जब मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी एंटरप्रेन्योर एक मशीन लाता है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसने 1000 रुपए की मशीन लाई तो ये पहले एक प्रोडक्ट बनाता है, वो बेचता है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए में। इसका कॉस्ट कितना आया? 1000 रुपए। इसने कमाया कितना? 10 रुपए। तो 990 रुपीज ये लॉस में चला गया, प्रॉफिट आया -990 रुपीज, तो इसको लॉस हुआ। तो प्रोडक्शन बंद कर देगा? ऐसे में क्या ये प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बंद कर देगा? नहीं, ये और प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करेगा जब तक इसकी प्रोडक्शन इतनी हो जाए कि ये प्रॉफिट कमाए। ठीक है, ये प्रॉफिट कमाए। तो ये प्रोड्यूस करता रहेगा जब तक ये प्रॉफिट कमाए। तो कौन सी क्वांटिटी इसको प्रोड्यूस करनी है कि ये प्रॉफिट कमाए, ये हमें पढ़ना है आज। यानी हमें पढ़ना है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। किस क्वांटिटी पे इस प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आएगा जिसमें ये फिक्स्ड कॉस्ट मशीन का, ये वेरिएबल कॉस्ट, पहले तो ये खर्चे, उसके ऊपर इसको कुछ मिले जो इसको प्रॉफिट। ठीक है। तो कैसे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पे हम पहुंचेंगे? उस क्वांटिटी जिस पे हमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मिलेगा वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे एक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रहता है, किस क्वांटिटी पे एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट में आ जाएगा, किस क्वांटिटी पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा। ये हमें आज पढ़ना है। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है परफेक्ट कंपैरिजन में, यानी मार्केट एनवायरनमेंट। जो फर्म का मार्केट एनवायरनमेंट है उसको लेके हमें ये पढ़ना है। ठीक है। आज हम जो मार्केट एनवायरनमेंट पढ़ेंगे या आपके सिलेबस में जो ये मार्केट एनवायरनमेंट है एनसीईआरटी के सिलेबस में, वो है परफेक्ट कंपैरिजन वाला मार्केट एनवायरनमेंट। वो परफेक्ट कंपैरिजन वाला मार्केट एनवायरनमेंट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपैरिजन होता है जब नंबर एक, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो, यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। यानी कंपनीज बहुत हैं, जो इंडस्ट्री है उसकी जो कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा। इंडस्ट्री होती है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो डील करती है इंडस्ट्री, जैसे पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट में अगर कोई इंडस्ट्री डील करते हैं, जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, ये एक इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी कंपनीज आती है, टाटा है, जैसे होंडा है। ठीक है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई और ये इसकी कंपनीज हो गई। जो कंपनीज होती है ये बहुत सारी होती है, मतलब फर्म्स कंपनीज बहुत सारी होती हैं। ठीक है। और जो मतलब प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट को बनाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, और प्रोडक्ट को खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। सबसे पहले ये। दूसरा नंबर है, जो ये प्रोडक्ट है परफेक्ट कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है, मतलब आइडेंटिकल होता है। एक फर्म वन का प्रोडक्ट जो होगा ए, वो दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से, जो अगर फर्म टू यही प्रोडक्ट बनाता है, मतलब इसी कैटेगरी का प्रोडक्ट बनाता है, तो वो आइडेंटिकल होगा। एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से बिल्कुल सेम होगा, मतलब ये भी एक प्रोडक्ट बी बनाता है लेकिन ये सेम है, इसका नाम डिफरेंट है, बाकी ये प्रोडक्ट सेम है। अगर ये पेन बनाता है ये भी पेन बनाता है, इस पेन और इस पेन में कोई फर्क नहीं है। फर्म ए और फर्म बी, सारे जो फर्म्स हैं वो आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं। तीसरा डिफाइनिंग फीचर क्या है? एंट्री और एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। इस मार्केट में जो भी फर्म्स है उनकी एंट्री और उनका एग्जिट
वो फ्री है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स है, इसीलिए तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, क्योंकि एंट्री और एग्जिट तो फ्री है। जब एंट्री फ्री है तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स का होना वो नॉर्मल बात है, ठीक है। अगर रेस्ट्रिक्शन होती है एंट्री पे, कोई भी रेस्ट्रिक्शन होती है, सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है परफेक्ट कंपटीशन में। एंट्री और एग्जिट फ्री है, कोई भी फर्म जब चाहे मर्जी मार्केट को छोड़ के चली जा सकती है या इसमें एंटर कर सकती है। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स आती हैं। चौथा है, जो चौथा फीचर है, एक तो पहला फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। दूसरा फीचर है जो परफेक्ट कंपटीशन है, उसमें जो प्रोडक्ट है होमोजीनियस है, और एंट्री और एग्जिट जो मार्केट में वो फ्री है फर्म्स के लिए। चौथा है जो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग मार्केट एंड प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट एंड प्रोडक्ट, वो परफेक्ट होती है। मतलब हर एक वो परफेक्ट होती है, इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट रिगार्डिंग मार्केट एंड प्रोडक्ट। मार्केट और प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है बायर्स और सेलर्स के पास भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन, सेलर्स के पास तो होती ही होगी, और बायर्स के पास भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट एंड रिगार्डिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो 4 फीचर्स मैंने बताए परफेक्ट कंपटीशन में, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हैं। दूसरा जो फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का, वो प्रोडक्ट जो है होमोजेनियस है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। एक फर्म का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे फर्म के प्रोडक्ट के बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सेम है। तीसरा है एंट्री और एग्जिट फ्री है। एंट्री और एग्जिट फ्री है मतलब इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। जब एंट्री और एग्जिट फ्री होगी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी मार्केट में एंटर या एग्जिट करने, मार्केट से एग्जिट करने का, तब जो फर्म्स होगी वो लार्ज नंबर ऑफ जो सेलर्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होगी। चौथा जो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड मार्केट परफेक्ट होती है, बायर के पास भी और सेलर के पास भी। ये जो फीचर्स है ना, ये सारे जो फीचर्स हैं, इससे एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है, जो परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर मिलता है। एक्सक्यूज मी। इन सारे फीचर जो है, ये जो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हैं, इनसे एक डिस्टिंग्विशिंग बिहेवियर मिलता है इस परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट को, उसको कहते हैं प्राइस टेकिंग बिहेवियर। प्राइस टेकिंग बिहेवियर ये क्या होता है? मतलब फर्म या सेलर एज वेल एज बायर होता है प्राइस टेकर। वो प्राइस सेट कौन करता है? प्राइस टेकर। एंड प्राइस इज सेट बाय मार्केट। मार्केट प्राइस सेट करता है और वही प्राइस टेक करते हैं फर्म या सेलर और बायर। प्राइस टेकिंग फर्म अगर देखें, उसके लिए प्राइस टेकिंग का क्या मतलब है? वो एक फर्म को लगता है कि अगर वो प्राइस सेट करे मार्केट प्राइस से ज्यादा, ठीक है, तो वो सारे जो हैं बायर्स या सारे कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर्स अपने लूज करेगी। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि, क्योंकि वो ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि अगर वो प्राइस ज्यादा मार्केट प्राइस से जो सेट किया हुआ है मार्केट में उससे ज्यादा करें, तो सारे बायर जो है दूसरे फर्म्स के पास चले जाएंगे, क्योंकि फर्म्स बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट भी होमोजीनियस है। और अगर वो थोड़ा सा भी मार्केट प्राइस ज्यादा करें तो जो बायर्स हैं दूसरे फर्म्स के पास चले जाएगी, और उसमें जो एकोमोडेशन प्रॉब्लम वो भी नहीं होगी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डिमांड जो है वो एकोमोडेट होगी दूसरे फर्म्स के द्वारा। वो जो डिमांड अगर एक फर्म है, फर्म वन, F1, अगर ये अपना मार्केट प्राइस इंक्रीज करती है, तो जो बायर्स इसके पास आते हैं, दूसरे फर्म्स के पास बहुत सारी फर्म्स है, और ये डिमांड जो है इसकी इंडिविजुअल डिमांड वो यहाँ ये मीट करेंगे, दूसरी फर्म्स वो आसानी से मीट करेंगे। और तभी इस फर्म को लगता है कि अगर मैं अपना जो प्राइस है मार्केट प्राइस से अपना प्राइस इंक्रीज ऊपर रखता हूं, अपना प्राइस, इस फर्म को लगता है, इस प्रोड्यूसर को लगता है कि अपना जो प्राइस में अगर मार्केट प्राइस से ज्यादा रखता हूं तो मैं सारे बायर्स लूज करूंगा। ऊपर बायर्स क्या लगता है? बायर्स को लगता है वो भी प्राइस टेकर है, बायर भी एक प्राइस टेकर है, और वो मार्केट प्राइस को टेक करता है, उसी पे खरीदता है। क्यों? उसको लगता है कि अगर वो डिमांड करेगा लेस देन मार्केट प्राइस, लेस देन
मार्केट प्राइस। बायर को लगता है कि अगर वो डिमांड करेगा लेस देन मार्केट प्राइस तो वो कोई भी सेलर उसको भेजेगा नहीं, ठीक है। बायर को ऐसा लगता है, किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में। उसको लगता है कि कोई भी सेलर, मार्केट ने जो प्राइस किया सेट किया हुआ है कि अगर मैं इस से नीचे एक वाला प्राइस पे कोई भी चीज डिमांड करूंगा तो मुझे कोई भी सेलर भेजेगा नहीं। सेलर को क्या लगता है, अगर ऊपर मैं मार्केट प्राइस से ऊपर कोई प्राइस पे चीजें भेजूंगा तो मेरे पास कोई बायर आएगा नहीं। तो मार्केट प्राइस के बराबर होते हैं और इसी पे सारी जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्शन होते हैं, जो भी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट होता है, इसी पे सेल किया जाता है। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी पहले प्रॉफिट की, इसमें हमने प्रोडक्शन पढ़ी थी, हमने कॉस्ट पढ़े थे, तो रेवेन्यू हमें पढ़ना है। अब उसके बाद हम प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट कौन सी क्वांटिटी पे जो प्रोड्यूसर है उसका इक्विलिब्रियम किस क्वांटिटी पे आएगा, किस क्वांटिटी पे वो प्रॉफिट अपना देखेगा, ठीक है। अब हम रेवेन्यू पढ़ेंगे। कोई भी प्रोडक्शन अगर एक प्रोड्यूसर करेगा तो उसको रेवेन्यू उसमें क्या क्या होगा उसका रेवेन्यू। अगर वो फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स बेचता है और प्राइस एक यूनिट का 10 रुपए है तो उसका रेवेन्यू होगा 100 रुपए। मतलब ये क्वांटिटी, प्राइस अगर 10 रुपए है, क्वांटिटी पी इंटू क्यू होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। यानी अगर 10 यूनिट्स बेचेगा एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट, यानी प्राइस पी है तो रेवेन्यू उसका होगा पी इंटू क्यू। तो रेवेन्यू आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, ठीक है। तो अगर प्राइस पी है और क्वांटिटी क्यों सोल्ड करता है कोई भी प्रोड्यूसर, क्यों अमाउंट ऑफ क्यों क्वांटिटी सोल्ड करता है एट प्राइस पी, तो पी इंटू क्यू उसका रेवेन्यू होगा। अब हम देखेंगे, क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन में इसमें प्राइस फिक्स्ड होता है जो मार्केट प्राइस के बराबर होगा। अगर प्राइस हम देखेंगे 10 रुपए का प्राइस लेते हैं और क्वांटिटी हम पहले एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, एक यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 5 यूनिट, ऐसे। लेकिन प्राइस फिक्स्ड है, ठीक है। हर टाइम पे प्राइस फिक्स्ड है। हम देखेंगे रेवेन्यू पी इंटू क्यू, वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले यूनिट पे रेवेन्यू हमारा 10 होगा, दूसरे पे 20, तीसरे पे 30, चौथे पे 40 और पांचवे पे 50। अगर हम इस और इसके बीच में, आउटपुट और रेवेन्यू के बीच में एक ग्राफ डालेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें वो कैसा मिलेगा। देखिए, अगर हम यहाँ रेवेन्यू विद रेस्पेक्ट टू क्यू क्वांटिटी, प्राइस तो कांस्टेंट है, ठीक है। क्वांटिटी रेवेन्यू कैसे चेंज होता है कि क्वांटिटी की वजह से ही रेवेन्यू चेंज होता है। अगर हम जीरो पे देखें, जीरो क्वांटिटी, यहाँ पे अगर हम जीरो क्वांटिटी, प्राइस तो 10 है लेकिन हमने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया तो हमारा रेवेन्यू भी जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो क्वांटिटी पे रेवेन्यू जीरो होगा। यहाँ पे अगर हम 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। जीरो क्वांटिटी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो जीरो क्वांटिटी पे जो रेवेन्यू है वो जीरो है। पहली क्वांटिटी पे हमें 10 मिलता है, दूसरी क्वांटिटी पे हमें 20 मिलता है, तो दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करेगा, तीसरे यूनिट पे 30, चौथे यूनिट पे यहाँ पे आएगा, इजी ग्राफ ड्रॉ करना है, और 5वें यूनिट पे यहाँ। ये देखिए जो टोटल रेवेन्यू है, हम टोटल रेवेन्यू बोल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू की कर्व जो है वो ओरिजिन से पास होती है। तो इस ग्राफ से हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जो टोटल रेवेन्यू है, जब क्वांटिटी जीरो होती है तो टोटल रेवेन्यू भी जीरो होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो टोटल रेवेन्यू कर्व है, टोटल रेवेन्यू कर्व वो ओरिजिन से पास होते हैं। टोटल रेवेन्यू कर्व पास थ्रू ओरिजिन, टोटल रेवेन्यू कर्व, तो टोटल रेवेन्यू कर्व ओरिजिन से पास होती है। दूसरा पॉइंट हमें क्या इसमें देखने को मिलता है कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है एज आउटपुट इंक्रीजेस। और इसमें अगर हम इक्वेशन देखें टोटल रेवेन्यू की, वो होती है पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस फिक्स्ड है और यहाँ टोटल रेवेन्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू को। प्राइस
फिक्स्ड है। इसका मतलब अगर प्राइस फिक्स्ड है, टोटल रेवेन्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन है क्वांटिटी के, इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू की करो जो है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मतलब अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन है टोटल रेवेन्यू करो। और तीसरी बात, अगर आप स्लोप देखेंगे इस टोटल रेवेन्यू करो का, स्लोप ऑफ टीआर करो, स्लोप टीआर करो का अगर स्लोप हम देखें वो tan थीटा होता है। अगर हम देखें स्लोप ऑफ टीआर करो को, देखिए यहां पे अगर हम देखें, यहां से अगर यहां तक हम ड्रॉ करें, यहां पे हम देखें, ठीक है, यहां पे टोटल रेवेन्यू कितना है 20। ठीक है, मतलब टोटल रेवेन्यू है इक्वल टू पी इंटू क्यू, क्वांटिटी कितनी है 2 यानी क्यू। ठीक है, तो ये टोटल रेवेन्यू अगर हम जनरली भी देखें तो टोटल रेवेन्यू आएगा, स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू करो आएगा प्राइस के बराबर, क्योंकि टोटल रेवेन्यू है पी इंटू क्यू डिवाइड बाय क्यू। स्लोप टोटल रेवेन्यू, देखिए टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू है डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, tan थीटा, यानी अगर इसको हम थीटा करें तो स्लोप आएगा tan थीटा, ये इक्वल टू होगा टोटल रेवेन्यू, ये देखिए टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू, ठीक है, डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना है क्यू, ये क्यू है इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये हम यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। अगर हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू कितना है 20 और क्वांटिटी कितनी है 2 यूनिट्स, तो ये प्राइस के बराबर आएगा जो 10 है। मतलब टोटल रेवेन्यू, स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू करो इज इक्वल टू प्राइस। पहला हमने जो चीज देखा कि टोटल रेवेन्यू करो एट जीरो आउटपुट पे टोटल रेवेन्यू जीरो होता है, इसलिए टोटल रेवेन्यू करो ओरिजिन से पास होते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमने देखा, टोटल रेवेन्यू करो इंक्रीज होती है, टोटल रेवेन्यू करो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है विथ आउटपुट, और ये अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है। और तीसरी बात, जो स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू करो होता है प्राइस के बराबर होता है। अब हम देखेंगे एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू होता है बराबर टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, मतलब टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हम यहां पे देखें एवरेज रेवेन्यू, यहां पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा था, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो अगर हम एवरेज रेवेन्यू देखें, ये होता है बराबर टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू होता है बराबर P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाय क्यू। क्यू और क्यू कैंसिल हुआ तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू होगा प्राइस। तो परफेक्ट कंपेरेटिव मार्केट में जहां पे प्राइस कांस्टेंट होता है, वहां एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। ये हम यहाँ एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे किसी भी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पर हम देख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू सेकंड यूनिट पे हम देखेंगे, सेकंड यूनिट पे हम देखेंगे ये टोटल प्राइस क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू। सेकंड यूनिट पे हम देखेंगे प्राइस कितना है 10 रुपीज, क्वांटिटी कितनी है 2, ठीक है, डिवाइड बाय क्वांटिटी, वो कितनी है 2। ठीक है, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी, ओवर 2 कैंसिल हुआ तो एवरेज वैल्यू 10 के बराबर है, मतलब प्राइस के बराबर। ये किसी भी यूनिट ऑफ आउटपुट, किसी भी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट आप देख सकते हैं, टोटल एवरेज रेवेन्यू इक्वल आएगा इसको प्राइस के बराबर, यानी प्राइस इक्वल टू होता है एवरेज रेवेन्यू इन केस ऑफ परफेक्ट कंपेरेटिव मार्केट। अगर हम ड्रॉ करेंगे, यहां से हम आउटपुट लेंगे, यहां से हम लेंगे प्राइस, ये 10 20 30, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहता है, जो भी आउटपुट चाहे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट या 5 यूनिट, जो भी आउटपुट मिलता है, हर प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है एट 10 रुपीज, और यही प्राइस इक्वल टू होता है एवरेज रेवेन्यू। यानी ये जो प्राइस लाइन है, यही एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है, किसमें? परफेक्ट कंपैरिजन में। परफेक्ट कंपैरिजन में प्राइस लाइन ही एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है, और जो प्राइस लाइन काट करती है वर्टिकल एक्सिस को एट द क्वांटिटी, एट द
अमाउंट इक्वल टू प्राइस। यानी यहाँ पे 10 रुपए का प्राइस है तो प्राइस लाइन यहाँ वर्टिकल एक्सिस को यानी वाई एक्सिस को कट करेगी 10 रुपए पे, क्योंकि प्राइस 10 रुपए है। और यही प्राइस इक्वल टू होता है एवरेज रेवेन्यू के बराबर। और ये जो एवरेज रेवेन्यू करो यही होती है डिमांड करो, किसमें? परफेक्ट कंपटीशन है। मतलब ये जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी क्वांटिटी सोल्ड करेगी एट प्राइस 10, एट प्राइस 10 कोई भी क्वांटिटी सोल्ड करेगी एट प्राइस 10। अगर ये प्राइस कम करेगी थोड़ा सा भी तो इसकी जो डिमांड है वो इनफाइनेटली इंक्रीज होगी। अगर ये इनफाइनेटली इंक्रीज होगी, अगर ये प्राइस थोड़ा इंक्रीज करेगी तो इसकी डिमांड जीरो होगी। मतलब ये जो डिमांड करो है परफेक्ट कंपटीशन में ये होती है परफेक्टली लास्ट, परफेक्टली लास्ट डिमांड करो होती है परफेक्ट, इस परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड करो होती है वो होती है परफेक्टली लास्ट। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है एक एडिशनल यूनिट से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। मतलब टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। वही मतलब टोटल रेवेन्यू एन यूनिट का कितना है, वो टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1 यूनिट का क्या है, वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। यहां से देखेंगे फर्स्ट यूनिट का टोटल रेवेन्यू कितना है, 0 क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू 0। फर्स्ट यूनिट का टोटल रेवेन्यू कितना है 10। सेकंड यूनिट का कितना है, सेकंड यूनिट का है 20। एन हम अगर हम n2 ले, इफ n इज इक्वल टू 2 तो सेकंड यूनिट का टोटल रेवेन्यू कितना है 20। फर्स्ट यूनिट का टोटल रेवेन्यू कितना है n माइनस 1, 2 माइनस 1, n इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 हो गया फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का टोटल रेवेन्यू है 10। अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे 10। फिर से देखेंगे थर्ड यूनिट के लिए हम देखेंगे n इज इक्वल टू 3, मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू ऑफ n इज इक्वल टू 30 है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 20 है। यहाँ भी टोटल रेवेन्यू सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू 10 आएगा। अगर आप देखिए ये मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ और यहाँ आया, ये प्राइस के बराबर। मतलब जो परफेक्ट कंपटीशन में उसमें प्राइस इक्वल टू होता है एवरेज रेवेन्यू, वो इक्वल टू होता है मार्जिनल रेवेन्यू। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि एडिशनल यूनिट हम जब बनाएंगे वो किस प्राइस वो किस पे बेचेंगे, मार्केट प्राइस पे। ऑब्वियसली मार्जिनल रेवेन्यू भी मार्केट प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, इसमें हम जनरलाइज्ड व्यू में भी हम देखेंगे। जैसे मार्जिनल रेवेन्यू मैंने आपको बताया ये इक्वल टू होता है TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट को प्राइस ऑफ एन यूनिट इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। यानी प्राइस ऑफ एन यूनिट कितना है, वो कांस्टेंट है P। ठीक है, P इंटू क्यू एन, क्यू ऑफ एन, एक्सक्यूज मी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फर्म आउटपुट इंक्रीज करती है QN माइनस 1 से टू QN, यानी अगर वो इंक्रीज करता है फॉर एग्जाम्पल 2 से 3, ठीक है, तब क्या होगा? जनरलाइज्ड वे में हम देखेंगे उसका जो टोटल रेवेन्यू होगा, जो nth यूनिट का टोटल रेवेन्यू होगा वो होगा P इंटू QN, और जो n माइनस 1 का होगा वो होगा P इंटू प्राइस इंटू QN माइनस 1। और जो क्वांटिटी चेंज होगी वो कहां से होगी? फॉर एग्जाम्पल QN माइनस -1, फॉर एग्जाम्पल 3 से 2, 3 माइनस 2। अगर QN 3 है, QN माइनस 1 क्या हो गया 2। तो उस टाइम पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा जनरलाइज्ड व्यू में वो होगा, यहां से प्राइस कॉमन आएगा वो QN माइनस 1। ठीक है, ये P कॉमन निकलेगा, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। QN इंटू QN माइनस 1, ये दो कैंसिल हो जाएंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस हो जाएगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया। तो परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है मार्जिनल रेवेन्यू के, ठीक है, और वो प्राइस के बराबर होता है। और जो प्राइस लाइन होती है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में वही डिमांड लाइन भी होती है, वही डिमांड फेस करती है एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट है, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा एक फर्म, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। टेक केयर, कीप ग्रोइंग, बाय।